हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। ठीक है। तो जो सीरीज़ मैंने बिजनेस स्टडी की स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी को क्या कर रहा था, कवर कर रहा था, उसी सीरीज़ में मैं आपके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 नियोजन के साथ हाजिर हूँ। ठीक है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 3 तक, जितनी वीडियोस हैं सारी अपलोडेड है। अगर उसे नहीं देखा है तो उसके प्ले लिंक का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम्हें सारे नोट्स, तुम्हारे कन्फ्यूजन के सॉल्यूशंस, हर चीज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे अपलोडेड हैं। अगर नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है, मेनली इसमें योजनाओं के बारे में बताया गया है। नियोजन तथा योजनाओं के प्रकार। ठीक है। नियोजन क्या होती है और क्या योजनाएं हैं, क्या इनके प्रकार है, इन्हीं के बारे में इस एक्सरसाइज 4.1 में बात की गई है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नियोजन क्या होता है। ठीक है। नियोजन क्या होता है, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। ठीक है। नियोजन का मतलब कि प्लान बनाना, एक प्रक्रिया बनाना। और उस प्रक्रिया कैसे बनती है? सोचने से, विचार करने से हम किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी प्रक्रिया बनाते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, चाय बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। कैसे प्लान बनाओगे? सबसे पहले मेरे को पानी चाहिए, चीनी चाहिए, गैस भी होना चाहिए, ठीक है, और चाय पत्ती होना चाहिए, दूध होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम चाय बना सकते हैं। तो कैसे कैसे बनाना है, स्टेप निर्धारित करना, उन सभी क्या क्या करना है। किसी भी काम को करने के लिए हम सोचते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे। ये सारी चीज़ें ही मिलकर क्या कहलाती हैं? नियोजन कहलाती हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना कि कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, किससे करवाना है, ये सारी चीज़ें नियोजन के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर नियोजन बनता है। क्या है नियोजन की विशेषताएं? ठीक है। सबसे पहला, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्रबंध का शुभ आरंभ नियोजन से होता है और नियोजन का उद्देश्य निर्धारण से। कहने का मतलब कि प्रबंध, ठीक है, प्रबंध स्टार्ट ही तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को करने के बारे में सोचते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि हमें चाय बनाना है, तो कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितना दूध चाहिए, इन सारी चीज़ों का जब हम सोचते हैं इनके बारे में ही, वहीं से हमारा क्या होता है कि प्रबंध स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही किसी भी काम को करने के बारे में हमने कोई विचार किया, कुछ सोचा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वहीं से हमारा प्रारंभ क्या है, प्रबंध स्टार्ट हो जाता है। तो नियोजन का ध्यान क्या होता है? उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। जो नियोजन होता है वह केवल उद्देश्य प्राप्ति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और नियोजन से ही क्या होता है कि प्रबंध का शुभ आरंभ होता है। नियोजन से क्या होता है? प्रबंध का शुभ आरंभ होता है। और नियोजन का शुभ आरंभ किससे होता है? उद्देश्य निर्धारण से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, बाकी सारे इसके बाद किए जाते हैं, क्योंकि नियोजन के बिना कोई पूरा नहीं होता। ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले नियोजन करते हैं, मतलब कि योजना बनाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करेंगे हम, किससे करवाएंगे, ठीक है, कितनी मात्रा में करवाएंगे, कितना टाइम लगेगा। इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? हम नियोजन कहते हैं। और नियोजन से ही क्या होता है? प्रबंध स्टार्ट होता है। तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है? नियोजन है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। नियोजन सर्वव्यापक है, क्योंकि नियोजन उपक्रम के हर स्तर पर किया जाता है, चाहे वो उच्च स्तर हो या मध्य स्तर हो या निम्न स्तर हो। अतः यह सर्वव्यापक है। नियोजन हर एक स्तर पर किया जाता है। उच्च स्तर का अगर है प्रबंधक, तो वह उच्च स्तर के कार्यों के लिए क्या करेगा? नियोजन करेगा। मध्य स्तर का प्रबंधक है तो वह मध्य स्तर के कार्यों के लिए करेगा। निम्न स्तर का प्रबंधक है तो वह निम्न स्तर के लिए नियोजन करेगा। मतलब कि हर जगह पर, हर चीज के लिए, हर काम के लिए नियोजन आवश्यक है। ठीक है। और जहां जहां नियोजन हम करेंगे वहीं से हमारा प्रबंध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता क्या है देखते हैं। अगली विशेषता है हमारी नियोजन सतत है। नियोजन सतत प्रक्रिया है, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण के अनुसार बार बार बनाना पड़ता है। नियोजन ऐसा नहीं कि एक नियोजन बना दिया हमने, अब हमारा काम खत्म, पूरी जिंदगी भर एक नियोजन बनाने के बाद ही अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा
व्यवसायिक वातावरण है वो परिवर्तनशील होता है। व्यवसायिक वातावरण के बारे में मैंने चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से बताया है, नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने उसके चैप्टर का लिंक, उसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो जो व्यवसायिक वातावरण होता है हमारा, वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। हर समय क्या होता है, वातावरण हमारा बदलता है, और जैसे जैसे हमारा वातावरण बदलेगा तो उसके अनुसार हमें अपनी योजनाएं भी बदलनी पड़ती है। जैसे कि कोई कंपनी है, प्लास्टिक बनाती है, ठीक है, अब सरकार ने क्या कर दिया कि प्लास्टिक के ऊपर बैन कर दिया। अगर प्लास्टिक के ऊपर बैन हो गया है तो क्या बताओ, प्लास्टिक का उत्पादन करना उचित होगा? कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जब बैन हो गया तो प्लास्टिक कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर बना के क्या फायदा। तो वहां पर फिर कंपनी को अपनी योजना बदलनी पड़ेगी, नियोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा कि वो प्लास्टिक के उत्पादन को छोड़कर उसके जो कोई और दूसरे उत्पादन में जाए। ठीक है, ये क्या होता है, नियोजन सतत होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसे बार बार बदलना पड़ता है, बार बार बनाना पड़ता है, परिवर्तन उसमें करना पड़ता है। अगला क्या है, नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है आदि, जो कि भविष्य से संबंधित है। इसी कारण से इसे आगे देखने वाली प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो नियोजन होता है इसको हम आगे देखने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नियोजन के अंतर्गत हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो सभी के सभी निर्णय, सभी कार्य भविष्य के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब कि हम आने वाले कल को देख कर हम आज यह तय करते हैं कि हम कल क्या करने वाले हैं, कल क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि भविष्य के लिए हम इन सारे कार्यों को करते हैं, इसलिए नियोजन को भविष्यवादी कहते हैं। नियोजन को भविष्यवादी कहते हैं, और नियोजन को आगे देखने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे देखने वाली प्रक्रिया। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि आगे देखने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा नियोजन। 1 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। नियोजन जो कि जरूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के अनेक विकल्प उपलब्ध हो। यहाँ निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा विकल्प का चयन करें। नियोजन में निर्णयन भी सम्मिलित होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक कार्य को करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कोई सस्ता होता है, कोई महंगा होता है। तो किसी भी एक कार्य को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं, कोई महंगा, कोई सस्ता, किसी में कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए अब वहाँ पर हमें निर्णय लेना पड़ता है खुद कि हम कौन से विकल्प का क्या करें, चयन करें। ठीक है, कोई कंपनियां होती है सस्ते विकल्प की तरफ जाती है, कोई कंपनी होती है कि कम समय जिसमें लगे उसकी तरफ जाती है। ठीक है, 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें लागत और समय के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, तो एक काम को करने के लिए अनेक ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करने के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि निर्णयन सम्मिलित है नियोजन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। क्योंकि नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। नियोजन को मानसिक अभ्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ सोचते हैं, और सोचने से हमारा क्या होता है, मानसिक अभ्यास होता है। ठीक है, हमारे मन का जो होता है ये एक तरीके से एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नियोजन मानसिक अभ्यास है। ठीक है, हमने ये सारे विशेषताएं पढ़ ली नियोजन की। अब क्या है महत्व इसके, ये भी पढ़ लेते हैं। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर देना, या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे तुरंत ही सॉल्यूशन मिल सकते हैं तुम्हें। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला महत्व देखते हैं क्या है। तो जो सबसे पहला महत्व है वह है दिशा प्रदान करना। जो नियोजन है वो दिशा प्रदान करता है। नियोजन में उद्देश्य निर्धारित करते समय ही सरल व स्पष्ट भाषा में सारी बातें बता दी जाती हैं, जिससे प्रबंध को दिशा मिल जाती है और वो उसकी ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, जो नियोजन है दिशा प्रदान करता है। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, तो उससे क्या होता है कि हमारा एक निश्चित दिशा मिल जाती है, हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हमें इस रास्ते के ऊपर चलना है, ये चीज़ें करनी है, तो उससे हमारा सब कुछ आगे चल के आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि नियोजन दिशा प्रदान करता है। अगला है, नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। नियोजन सदैव भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए नियोजन द्वारा भविष्य में होने वाली परिवर्तनों का पूर्व अनुमान लगाकर नियोजन में विभिन्न क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, जो नियोजन है वो क्या करता है, अनिश्चितता को कम करता है, क्योंकि नियोजन भविष्य के लिए की जाती है और भविष्य में कब क्या हो जाए, बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक होते हैं वो सारे भविष्य के लिए
क्या परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, ठीक है, क्या बदलाव उनमें करना पड़ सकता है, उन सभी चीज़ों का पहले से अनुमान लगाकर और उसके अनुसार नियोजन करते हैं, उसके अनुसार योजनाएं बनाते हैं, ताकि आगे चल के भविष्य में हमें ज़्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगला है नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्यय क्रियाओं के होने को कम करता है। नियोजन में उद्देश्य प्राप्ति हेतु पहले से सारी क्रियाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो नियोजन है वो क्या करता है, जो भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं उनको ना छूटे हो, मतलब कि किसी भी आवश्यक क्रिया हमारे ध्यान से निकल ना जाए, कोई भी हमसे आवश्यक क्रिया छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखता है। और दूसरी बात, कोई भी अपव्यय क्रिया का मतलब होता है अनावश्यक कार्य, ठीक है, फालतू के कार्य, इनको होने से रोकता है। ऐसे नहीं कि इसके साथ साथ एक आदमी है, एक कार्य को करने के लिए एक आदमी चाहिए, उसके साथ हमने एक आदमी और फालतू दे दिया, तो वो नियोजन क्या करता है कि जिस कार्य को करने के लिए एक आदमी की जरूरत है तो वहां पर वह एक आदमी को ही लगाएगा, दूसरे आदमी को यहाँ पर फालतू नहीं लगाएगा। तो क्या कहलाता है, बर्बादी होने से रोकना। ठीक है, अपव्यय क्रियाओं का मतलब कि क्रियाओं का नुकसान होने से बचाता है, ठीक है, और आवश्यक क्रियाओं को छूटने से बचाता है, मतलब कि कोई भी आवश्यक कार्य छूट ना जाए और कोई भी फालतू कार्य हो ना, इन दोनों बातों का नियोजन ध्यान रखता है। अगला है नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है। जो विभिन्न विकल्प होते हैं स्वयं प्रबंधकों के पास नहीं आते, बल्कि उनकी खोज करनी पड़ती है, जिनमें नए नए विचार सामने आते हैं। ठीक है, क्या होता है कि नियोजन में कई सारे विकल्प उपस्थित होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक कार्य को करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, सस्ता है, महंगा है, कम समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इन सारे विकल्पों में से हमें किसी एक विकल्प का चयन करना होता है, और ये सारे विकल्प क्या है, प्रबंधकों को ढूंढने पड़ते हैं, इसके लिए उनको सोचना पड़ता है, जिसमें नए नए विचार आते हैं, नए नए विचारों का विकास होता है। ठीक जिस प्रकार से मैंने पीछे बोला था जो नियोजन है मानसिक अभ्यास है, ठीक उसी प्रकार से जो नियोजन है वो नवीनतम विचार विकसित करने में भी मदद करता है। जब आदमी सोचेगा तभी तो उसके पास नए नए विचार आएंगे, जब सोचेगा ही नहीं तो विचार कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो नियोजन है नए विचार विकसित करता है। ठीक है, ये है महत्व। आगे बढ़ते हैं, अगला और देख लेते हैं। अगला है नियोजन निर्णय में सहायक है। निर्णय का अर्थ निर्णय लेने से है। जब किसी क्रिया को करने के अनेक विकल्प उपलब्ध हों तो यहाँ निर्णय लेना पड़ता है कि कौन से विकल्प का चयन करें। पहले मैं बता चुका हूँ कि एक कार्य करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, फिर वहाँ पर हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हमें इनमें से कौन से विकल्प के साथ जाना है, सस्ते वाले के साथ, महंगे वाले के साथ, कम समय वाले के साथ, ज़्यादा समय वाले के साथ। ठीक है, तो ये होता है नियोजन निर्णय में सहायक। अगला है और आखिरी, नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। नियोजन द्वारा संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करके सभी को बता दिया जाता है कि कौन क्या करेगा, उनके कार्य, समय, लागत आदि के बारे में प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं। नियंत्रण में कार्य पूरा हो जाने के बाद विचलनों का पता लगाया जाता है और ऋणात्मक विचलन आने पर संबंधित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है। कहने का मतलब कि जो नियोजन है सब कुछ कर देने के बाद उन सभी का एक क्या होता है, टारगेट फिक्स कर देता है, प्रमाप निश्चित कर देता है। ठीक है, जिसमें वह पहले से सबको बता दिया गया होता है कि किस आदमी को क्या करना है, कौन क्या करेगा, क्या उसके कार्य हैं, कितना समय लगना चाहिए, क्या उसमें लागत आनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कार्य को करने में ऊपर नीचे कुछ होता है तो उसका पता लगाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निर्णय में कार्य पूरा हो जाने के बाद विचलनों का पता लगा जाता है। मतलब कि कार्य जब पूरा हो जाता है तो फिर उसकी हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, मतलब उसको जांचते हैं कि जो हमने पहले निश्चित किया था वो कार्य उसी अनुसार हुआ है या इसमें कुछ ज़्यादा लगाया गया है, कुछ ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, उनका पता लगा जाता है, और यदि उसमें ऋणात्मक विचलन पाए जाते हैं, मतलब कि नेगेटिविटी पाई जाती है, तो जो व्यक्ति उस कार्य के लिए जिम्मेदार था उसको उत्तरदायी ठहराया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये क्या करता है, नियोजन निर्णय के लिए प्रमाप निश्चित कर देता है कि भैया तुम्हें 1 घंटे में ये कार्य करना है, इसके लिए 10 रुपये के खर्चे आने चाहिए। अब जब वो व्यक्ति काम कर लेगा तो उससे देखा जाएगा कि जो उसने काम किया है क्या 1 घंटे में ही किया है, 10 रुपये से ज़्यादा तो खर्चा नहीं कर दिया। अगर 10 रुपये से ज़्यादा खर्चा कर दिया या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिया तो फिर उससे पूछा जाएगा भैया ये तुमसे गलती हो कैसे गई। ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्रमाप निश्चित करता है। ठीक है, तो ये सारे हमने यहाँ पर महत्व
पढ़ लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं नियोजन की सीमाएं। सबसे पहला कौन सा है? नियोजन आलोचकता पैदा करता है। नियोजन आलोचकता पैदा करता है मतलब एक बार नियोजन कर दिया तो उसमें बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब कि एक बार नियोजन बना दी गई, तैयार कर दी गई, तो उसमें बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। नियोजन भविष्य के पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं। भविष्य अनिश्चित व परिवर्तनशील होता है और पूर्वानुमान सदैव सही नहीं होते हैं। तो जो नियोजन है वो परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। कहने का मतलब है कि जो नियोजन है अगर बार बार जल्दी जल्दी बदलते हुए वातावरण में अगर आप किसी नियोजन को लगाओगे तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नियोजन क्योंकि भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य जो होता है पूर्व अनुमान पर निर्धारित होता है, आधारित होता है। भविष्य कभी भी अनिश्चित होता है क्योंकि परिवर्तनशील होता है, इसलिए कभी भी बदल सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जैसा हमने अनुमान लगाया आगे चलकर वैसा ही हो सकता है, कुछ बदल जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो नियोजन है वो परिवर्तनशील वातावरण के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, अगला है नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन के अंतर्गत सब कुछ पहले से निर्धारित होता है और कर्मचारी को उसी का पालन करना होता है। कर्मचारी अपनी तरफ से कुछ अलग से नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए रचनात्मकता को कम कर देता है। मतलब किसी को और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा काम पहले से बता दिया गया है, जो काम दे दिया गया है, उसके लिए जो निश्चित कर दिया गया उसी के अनुसार उस काम को करके खत्म करना है। ये ऐसा नहीं कि तुम्हें 1 घंटे में एक काम करने के लिए बोला गया तुम अपनी तरफ से क्या करोगे, उसे 1 घंटे में नहीं 2 घंटे में करो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ पहले से बता दी गई है उसके अनुसार काम को करना है। अगला है नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं। नियोजन जितना छोटा शब्द है इसकी प्रक्रिया उतनी ही बड़ी है, जिसके कारण अधिक लागतें आती हैं। नियोजन क्या है? बहुत बड़ी प्रक्रिया है। नाम छोटा है, काम बहुत बड़ा है। हर एक चीज़ के बारे में डिसाइड करना ही नियोजन कहलाता है और इसके लिए इसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। नियोजन एक निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए तो वरदान है, परंतु इसमें अधिक समय लगने के कारण यह एक आकस्मिक परिस्थिति का सामना करने में असफल है और लाभ के स्थान पर हानि का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब कि जो नियोजन है एक निश्चित स्थिति का तो सामना कर सकता है। मतलब कि हमें पता है कि यह काम हमने 1 साल बाद करना है, तो वो 1 साल बाद उस कार्य को करने के लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया है, सफल है। लेकिन अचानक से कोई काम आ जाए, जैसे कि अभी आधे घंटे में ये काम करना है, तो इस स्थिति में नियोजन क्या है, सफल नहीं है, फेल हो जाता है। ऐसी आकस्मिक परिस्थिति लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आकस्मिक परिस्थिति में नियोजन जो होता है असफल हो जाता है, फेल हो जाता है और इस दशा में लाभ के स्थान पर हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो नियोजन है वो निश्चित स्थिति में तो काम कर सकता है लेकिन आकस्मिक स्थिति में काम नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे मेन इस चैप्टर का है जो वो है नियोजन प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य वो अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं, जैसे बिक्री 2000 करोड़ तक ले जाना। नियोजन प्रक्रिया का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहला कदम है वो है उद्देश्य निर्धारित करना। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि हमें क्या करना है, क्या प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे कि बिक्री को हमें 2000 करोड़ तक ले जाना, तो ये क्या है, एक उद्देश्य हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हो सकता है कि हमें एग्जाम में फर्स्ट आना है, तो ये भी एक उद्देश्य हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं उद्देश्य कहलाती हैं। तो नियोजन का सबसे पहला कदम क्या है, उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा क्या है, आधार विकसित करना। नियोजन आधार व सीमाएं वे तत्व होती हैं जो विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। जैसे एक कंपनी कारखाना लगाना चाहती है तो वहाँ कारखाना लगाना चाहेगी जहाँ संसाधन व सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए आधार विकसित करता है कि किसके आधार पर हमने ये कार्य करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था कि हो सकता है आगे चलकर हमें परिवर्तनों का सामना करना पड़े, इसलिए क्या होते हैं, प्रबंधक पहले से अनुमान लगाकर नियोजन बनाते हैं कि अगर भविष्य में हमें बदलाव करना पड़े तो हम बदलाव कर सकें। तो कर सके किसके आधार पर, जैसे प्लास्टिक बैन हो गया, तो प्लास्टिक बैन हो गया तो उसके आधार पर हमने क्या किया, प्लास्टिक के उत्पादन को छोड़ के दूसरे किसी में उत्पादन करने लग गए। आधार क्या है, प्लास्टिक का बैन हो जाना। ठीक है,
तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आधार विकसित किया जाता है। ठीक है, विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी कारखाना लगाना चाहती है, तो कंपनी कारखाना लगाना चाहती है, ठीक है, लेकिन वो कारखाना कहाँ लगाएगी, किस आधार पर कारखाना लगाएगी, तो वो कारखाना वहाँ लगाना चाहेगी जहाँ पर संसाधन और सुविधा दोनों ही उपलब्ध हो, सस्ती हो, अच्छी हो, वहाँ पर वह कंपनी क्या करेगी, अपना कारखाना लगाएगी। तो इसका आधार क्या हो गया, अच्छी सुविधा, अच्छे संसाधन, सस्ते संसाधन, तो ये इसके आधार हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान। प्रायः कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके वैकल्पिक मार्ग ना हो। संस्था के उद्देश्य अनुसार उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। पहले भी मैंने बताया ये कि एक काम को करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना क्या कहलाता है, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। ठीक है, एक कार्य के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना। सबसे पहले चुनना, हमने उनमें से किसी एक कार्य को, मतलब एक विकल्प को चुन तो लिया, अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे क्या वो हमारे कार्य के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यह देखा जाता है कि कौन सा विकल्प संस्था के उद्देश्य को कहाँ तक पूरा करता है। मतलब कि जो विकल्प हमने उसमें चयन किया, उन सभी विकल्पों का हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या ये हमारी संस्था के उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। अगर पूरा कर पाएगा तो ठीक है, फिर हम उसे अपना लेंगे, अगर पूरा नहीं कर पाएगा तो उसको हटा देंगे, उसको वहाँ से हटा के दूसरा कोई देखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो हमने विकल्प पहले पहचाने कि हाँ ये विकल्प है हमारे कार्य को करने के लिए, फिर हमने पहचान लिया कि हाँ इतने सारे विकल्प हमारे पास हैं, फिर हम उनमें से उन सब का मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा है हमारी कंपनी के काम के लिए। ठीक है, तो वही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक, एक विकल्प का चयन करना, हमने मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, मूल्यांकन भी कर लिया। सबसे पहले हमने वैकल्पिक जितने भी ऑप्शन थे हमारे पास एक काम करने के लिए, उनको देखा कि हमारे पास एक काम को करने के लिए कितने विकल्प हैं। ठीक है, देख लिए। उसके बाद फिर हमने उन सभी का क्या किया, कंपेयर किया कि ये हमारे संस्था के काम को कहाँ तक पूरा करता है। जो हमारे कंपनी के लिए ज़्यादा दूर तक काम करेगा, मतलब कि ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, सस्ता पड़ेगा, अच्छा होगा, उसको फिर हम यहाँ पर चयन कर लेंगे, एक विकल्प का चयन करना। जब विकल्पों का मूल्यांकन हो जाता है, फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। मतलब कि सारे विकल्पों को मूल्यांकित कर लेते हैं हम, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनमें से सबसे उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। उसके बाद आता है योजना को लागू करना। जब विकल्प का चयन हो जाता है, फिर योजना को लागू कर दिया जाता है और विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर दिया जाता है। अब हमने उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लिया, तो फिर हम उसके अनुसार योजना को लागू करेंगे और सारी क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर देंगे कि कौन सा पहले करना, कौन सा इसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, सारी क्रियाओं का क्रम जो होता है निर्धारित कर दिया जाता है। और फिर अंत में समीक्षा करना। योजना लागू कर देने से योजना प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और भविष्य अनिश्चित होता है। जैसे ही भविष्य बदलता है, योजनाओं में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उसके बाद समीक्षा की जाती है कि जैसी हमने योजना बनाई थी, जिस कार्य के लिए बनाई थी, जो सोच के हमने बनाया था, क्या उसके अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके अनुसार अगर उसमें कोई परिवर्तन है, तो उसके अनुसार फिर हम दोबारा से नियोजन में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं। ठीक है, क्योंकि भविष्य तो बदलता रह सकता है, हो सकता है कि आगे चल के जो हमने सोचा था वो ना हो, भविष्य बदल जाए, तो वहाँ पर फिर हमें अपनी योजना में बदलाव, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए उसकी समीक्षा करनी पड़ती है, मतलब कि उसको देखना पड़ता है लगातार, उसके ऊपर हमें अपनी नज़रें बनाए रखनी पड़ती हैं। जैसे उसमें कुछ भी थोड़ा मोड़ा गड़बड़ लगे, तुरंत उसको वहीं पर बदल के चेंज करो। ठीक है, तो ये कहलाता है समीक्षा करना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर नियोजन प्रक्रिया पढ़ ली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का पेपर में 100% पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं योजनाओं के प्रकार। यहाँ पर योजना दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी योजनाएं और एक होती हैं एकल उपयोग योजनाएं। क्या होती हैं वो आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे स्थायी योजनाएं। स्थायी योजना, इसका अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो लगातार चलती रहती है और एक संगठन होने वाली विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, जैसे कि उद्देश्य, नीति, नियम, कार्यविधि, मोर्चाबंदी, पद्धतियाँ, ये सारी क्या हैं, स्थायी योजनाएं हैं। स्थायी योजना वो योजनाएं होती हैं जो कि किसी कंपनी में, संगठन में लगातार चलती रहती हैं और जो भी क्रियाएं होती हैं उनका मार्गदर्शन करती हैं। जैसे कि उद्देश्य,
नीति, नियम, कार्यविधि, मोर्चाबंदी, पद्धतियां, ये सारी चीजें हम अभी एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है नीति। इसका अभिप्राय उन सामान्य विवरणों से है जो निर्णय लेने में कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे बिक्री नीति। नीति क्या है? एक सामान्य विवरण है जो कर्मचारियों को निर्णय लेने के टाइम पे काम आता है और उनको बताता है कि उनको क्या कार्य, कैसे निर्णय लेना है, क्या कार्य करना है। जैसे कि बिक्री नीति, बिक्री नीति यह कहती है, ऐसा हो सकता है बिक्री नीति में कि हमें कोई भी उधार बिक्री नहीं करनी। ठीक है, तो ये एक बिक्री नीति हो गई कि हमें कोई भी उधार माल नहीं बेचना है। ठीक है, और भी बिक्री नीति हो सकती है, जैसे कि हमें 50% एडवांस में पेमेंट ले लेना है, ये भी बिक्री नीति हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी नीतियां क्या करती हैं? कर्मचारियों को काम करने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। ठीक है, ये होती है नीति। अगला है कार्य विधि। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो किसी काम को पूरा करने के लिए क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है। कार्य विधि मतलब कि कौन सा कार्य पहले किया जाना है, कौन सा कार्य बाद में किया जाना है, क्रियाओं का क्रम निर्धारित करना कार्य विधि कहलाती है। अगला है पद्धति। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो यह निश्चित करती है कार्य विधि में बताई गई क्रिया को पूरा कैसे किया जाना है। ठीक है, पद्धति यह निश्चित करती है कि जो कार्य विधि में बता दी गई है उन क्रियाओं को पूरा कैसे करना है। ठीक है, मतलब कार्य विधि में कामों का क्रम निश्चित किया जाता है और पद्धति में कार्य विधि में बताए गए कार्यों को पूरा कैसे करना है यह बताया जाता है। ठीक है, अगला है नियम। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो हमें यह बताती है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे समय पर आना, धूम्रपान निषेध है, ये सारी क्या है? नियम है। जैसे कर्मचारी को समय पर कंपनी में आना है, टाइम से आना, टाइम से जाना, लंच टाइम 12 बजे का है, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, धूम्रपान निषेध है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? योजनाएं होती हैं। ठीक है, और सॉरी, योजनाएं नहीं, नियम होते हैं। तो ये हमने स्थायी योजनाएं पढ़ ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और रह गया है स्थायी योजना का, वो भी पढ़ लेते हैं। एक और कौन सा रह गया? मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी क्या होता है? इसका अभिप्राय उस योजना से है जो वातावरणीय अवसरों व खतरों पर नजर रखता है ताकि संगठन व वातावरण में अनुकूल संबंध स्थापित किया जा सके। मोर्चाबंदी का मतलब वातावरणों में, जब भी वातावरण बदलता है तो उसके साथ साथ अवसर और खतरे दोनों चीज आते हैं। किसी ने अगर वातावरण पर ध्यान नहीं दिया तो उसका व्यवसाय बंद हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे पिछले अभी कोरोना आया था, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें बहुत सारी कंपनियां थी जो कि बंद हो गई थी, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी थी जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर गई। तो जो बहुत तेजी से ग्रो कर गई उनके लिए तो वो अवसर था, और जो बंद हो गई उनके लिए वो खतरे बन गए। ठीक है, तो किसी भी वातावरण के बदलते अनुसार अवसर और खतरे दोनों ही आते हैं। कोई भी वातावरण जब परिवर्तन होता है तो अपने साथ खतरों को भी लेकर आता है और अवसर को भी लेकर आता है। तो जो पर्यावरण, जो मतलब कि ये, अरे क्या बोलते हैं इनको, ये जो प्रबंधक, हाँ, जो प्रबंधक इनके ऊपर अपने नज़र को बनाए रखता है, बार बार इनके ऊपर नज़र बनाए रखता है, इनको समराइज करता है, तो उसको पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या अवसर बन सकता है और क्या हमारे लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, तो फिर उसी के अनुसार वो अपने कार्य में बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। यही मोर्चाबंदी कहलाता है। मोर्चाबंदी का जो मेन देसी भाषा में अगर इसका मतलब बताऊं तो मोर्चाबंदी का मतलब वातावरण परिवर्तन के समय खतरे और अवसरों को पहचानना मोर्चाबंदी कहलाता है। मोर्चाबंदी के अंतर्गत वातावरण में अवसरों को और खतरों को पहचाना जाता है ताकि संगठन में और वातावरण में अनुकूल संबंध बनी रहे, ताकि परिवर्तन से, जो वातावरण में परिवर्तन होता है उससे संगठन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसलिए मोर्चाबंदी किया जाता है। मतलब कि वातावरण पर, पर्यावरण पर नज़र बना के रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी की सारी स्थायी योजनाएं देख ली। अब एकल योजना क्या होती है यह भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसका अभिप्राय उस योजना से जो किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि बजट और कार्यक्रम। ये जो एकल उपयोग योजना होती है ये केवल किसी निश्चित समय के लिए बनाई जाती है, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन के लिए। ये योजनाएं, इनका समय खत्म होते के साथ ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो क्या है कार्यक्रम? पहला, इसका अभिप्राय किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपयोग योजना से है जो यह निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा। ठीक है,
किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है जिसमें हर एक चीज़ के बारे में डिसाइड किया जाता है, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा, इन सभी चीज़ों का क्या करता है, एक एकल उपयोग योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं और इनका लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। ठीक है, एकल उपयोग योजना का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि यह लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। ठीक है, अगला है बजट। इसका अभिप्राय भावी कार्यवाही की गणनात्मक विवेचना से है। ठीक है, मतलब कि बजट में भविष्य के बारे में गणनात्मक विवेचना प्रस्तुत की जाती है कि आगे हमने क्या करना है, किसी काम के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने बजट देखा भी होगा, किसी भी देश का बार हर साल बजट पेश होता है। ठीक वही है यहाँ पर भी, लिमिटेड टाइम के लिए होता है बजट, यहाँ पर भी ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। बजट में क्या किया जाता है, यह बताया जाता है कि हमारे आने वाले टाइम पे इस पे इतना खर्च होगा, इस सेक्टर में इतना खर्च होगा, उत्पादन पर इतना खर्चा होगा। ठीक है, और कर्मचारियों की नियुक्ति पर इतना खर्चा होगा। इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, यहाँ पर विवेचना की जाती है, गणना की जाती है, वही बजट कहलाता है। और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं कि हर साल हम लगातार एक साल बजट ही बनाए जा रहे हैं, लगातार एक साल कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। कार्यक्रम साल में एक बार होता है, बजट भी साल में एक बार होता है, इसलिए इनको एकल उपयोग योजना कहा जाता है। ठीक है, तो ये एकल उपयोग योजना है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना हो। कमेंट करके बताना जो भी तुम्हें कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आया हो, पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, जो भी इच्छा करे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपकी अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।